Hello, students. So, in this session, we will talk about the probable question. In fact, it is a practice session for the GS paper 1. GS पेपर 1 में हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब पर हम आज विशेष चर्चा करेंगे और कुछ मॉडल क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे. तो हियर इज द क्वेश्चन बिफोर यू एंड द स्क्रीन. फर्स्ट क्वेश्चन जो 150 वर्ड्स का है, ये एसोसिएटेड है दैट इज द प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास इसकी दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था. प्राचीन भारतीय ग्रंथों, वास्तुकला, चिकित्सा और धातु विज्ञान से संबंधित देख रहे हो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. भारतीय ग्रंथों में वास्तुकला, चिकित्सा और धातु विज्ञान से संबंधित उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन का परीक्षण करिए. मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास जिसका जुड़ाव एक दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ है, उसको हम लोग 3 संदर्भों में वास्तुकला, चिकित्सा और धातु विज्ञान से संबंधित उदाहरणों के साथ देखते हैं. शानदार क्वेश्चन था, 150 वर्ड्स का है. द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया वाज डीपली इंटरट्विन्ड with its philosophical and cultural traditions. Examine this statement with the suitable examples from ancient Indian text, architecture, medicines and metallurgy. Right? आप स्टार्ट करेंगे कि जो भारत है, लिखेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक और जो दर्शनात्मक अभिव्यक्ति है उसका कला और संस्कृति विज्ञान के साथ बहुत बड़ा अंतर संबंध रहता है. और इस कथन के परिप्रेक्ष्य में हमारे पास सटीक उदाहरण है भारतीय सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ जो दार्शनिक अभिव्यक्ति है उसका प्रयोग विज्ञान और तकनीकी के विकास को स्पष्ट करने में. उसके बाद आप स्टार्ट हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, उनकी दार्शनिक जो मैंने आपको बताया है, मगर ये 150 वर्ड्स का है तो इसलिए एक लाइन से ज्यादा इसमें इंट्रोडक्शन देना नहीं है. ठीक है. पुस्तकें हमारे पास हैं वेद, उपनिषद, इन सब में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समय, पदार्थ की अवधारणा, सब वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं उनको दर्शाया गया है. यहां तक कि जो बौधायन सूत्र है बौद्ध धर्म ग्रंथ से और पिंगलाचार्य के कार्यों में गणित और छंद शास्त्र की वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है. तो प्राचीन ग्रंथों में न केवल जो सांस्कृतिक है बल्कि जो दार्शनिक परंपराएं हैं उसका विज्ञान और तकनीकी में बहुत जबरदस्त योगदान मिलता है. ठीक है. उदाहरण आप लीजिएगा, जैसे सुलभ सूत्र है. आप जानते हैं सुलभ सूत्र जो है वो बुक ऑन ज्योमेट्री है, रेखा गणित की किताब है वो. और इस किताब में सारे रेखा गणित संबंधी जितने भी तथ्यात्मक हैं वर्णन वो दिखाए गए हैं. उसी तरह से इस सुलभ सूत्र का प्रयोग हम वास्तुकला में करने में काफी सक्षम थे. मंदिर निर्माण की शैली एक शानदार ज्यामितीय और खगोल शास्त्र के अध्ययन के साथ जुड़ा हुआ है. भले ही जिस शैली में मंदिर का निर्माण हो, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली में, उन्हें हम देखते हैं. फिर उसके बाद देखेंगे विज्ञान तकनीकी के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद में जिस तरह का सैद्धांतिक विश्लेषण है उसी को हम लोग चरक संहिता या सुश्रुत संहिता में व्यवहारिक तौर पर देखते हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करता है. ठीक है. धातु विज्ञान एक बहुत ही विकसित परंपरा के साथ जुड़ी हुई है. आप जानते हैं भारत दुनिया में पहला था जिसने कि कांसे का प्रयोग प्रारंभ किया. दुनिया में पहला था जिसने कि चांदी को धातु के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ किया. तो इस प्रकार विज्ञान और तकनीकी सभ्यता के विकास के साथ ही स्थापित हो गई थी. और एक बेहतरीन उदाहरण है मेहरौली का लौह स्तंभ. आप जानते हैं मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो 1600 साल के बावजूद आज देखिए
उसमें जंग नहीं लगा है। जंग प्रतिरोधक जो धातु का प्रयोग करके एक बेहतरीन मेटलर्जी का उदाहरण दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम इन तीनों परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जो भारत की प्राचीन परंपराएं हैं, दर्शन है या सांस्कृतिक विरासत है, उसमें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप उसी परिप्रेक्ष्य में डील करेंगे। ये शानदार क्वेश्चन था जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि कैसे वास्तुकला, जो मंदिर निर्माण शैली है, चिकित्सा विज्ञान में और धातु विज्ञान में, इन तीन परिप्रेक्ष्य में हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की कला और साहित्य के विकास में बादामी के चालुक्यों का योगदान कैसा रहा था? बादामी के चालुक्यों का योगदान, कला और साहित्य के विकास में बादामी के चालुक्यों का योगदान का मूल्यांकन करना है। देखो, भारत में जो तीन महत्वपूर्ण कला शैली विकसित हुई पूर्व मध्यकाल में, उसमें बेसर, नागर, द्रविड़। जो बेसर कला शैली है वो नागर और द्रविड़ का सम्मिश्रण माना जाता है। तो चालुक्य, जो बादामी के चालुक्य थे, उनके परिप्रेक्ष्य में, उनके पैट्रोनेज में दो जगह पर, ऐहोल और पट्टादकल में, कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें कि आप दुर्गे टेम्पल देखते हैं, हाकीमलगुडी टेम्पल का उदाहरण है, उसमें आप जैन टेम्पल देखते हैं मेगुटी का, या फिर ललन टेम्पल देख, ये सब ऐहोल में मंदिर पाए जाते हैं। उसी तरह से पट्टादकल में हम कैलाशनाथ टेम्पल देखते हैं या पंपानाथ टेम्पल देखते हैं। तो जो शिखर निर्माण निश्चित रूप से द्रविड़ शैली से प्रभावित है, मगर जो कल्याण मंडपम का आइडिया है, गोपुरम का आइडिया है, ये सब जो है वो द्रविड़ शैली से आया है। और जो गर्भगृह का निर्माण है, वेदिका का निर्माण है, ये सब नागर शैली से दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारी अभिव्यक्तियां इस काल में देखने को मिलती है। चालुक्य काल में, तो चालुक्य काल में जो मंदिर निर्माण शैली था वो एक विशिष्ट स्टाइल, जिसको कि नागर, द्रविड़ या बेसर स्टाइल के साथ में हम लोग देखते हैं। देखिए, जो चालुक्य बादामी के चालुक्य का है, तो 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में चालुक्य वंश था और दक्षिण भारत की कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैंने उसमें बताया आपको कि खासकर पट्टादकल और ऐहोल के मंदिरों का चर्चा हमें करना चाहिए इसमें। ठीक है, जिसमें द्रविड़ और नागर शैली का काफी समन्वय दिखाई पड़ता है। और आप जानते हैं राजा पुलकेशिन, जिसके दरबार में रवि कीर्ति रहा करते थे, और रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख में बहुत शानदार विवरण प्रस्तुत किया है, जिसमें ऐहोल अभिलेख में कालिदास का जिक्र किया गया है, जो महान कवि थे, और फिर साथ में दांडीन की चर्चा की गई है, जो कि पल्लव काल में रहते थे। तो गुप्त काल में और पल्लव काल में इस दो महान नायकों का चर्चा किया गया है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत और कन्नड़ भाषा को काफी प्रश्रय दिया गया था चालुक्यों के काल में। तो मंदिर निर्माण शैली के स्पष्ट उदाहरण लिखेंगे, ऐहोल और पट्टादकल में कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, और इन 4 एग्जाम्पल ऐहोल का और 2 एग्जाम्पल पट्टादकल का, और खासकर कालिदास और दांडीन की चर्चा करेंगे, तो ये आंसर पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन था। तो दांडीन और कालिदास, ये 2 महत्वपूर्ण चर्चा आपको करनी है। यह भी 150 शब्दों का एक क्वेश्चन है। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन राजनीतिक बहिष्कार, आर्थिक कठिनाई, स्वशासन की तत्काल आवश्यकता की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 19 डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक हार्डशिप एंड अर्जेंट नीड फॉर सेल्फ रूल।
एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। आप देखिए, ये काल जो है 1920 के दशक वाला, इस काल में हम देखते हैं कि स्वराज की मांग तो कर दी गई है, मगर स्वराज की अवधारणा को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डिफाइन नहीं किया था। धीरे धीरे गांधीयन स्वराज का मतलब बदला और 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो डोमिनियन स्टेटस की मांग से एक स्टेप ज्यादा था। तो इस प्रकार पूर्ण स्वराज की मांग को परिभाषित करने के लिए एक बड़े जन आंदोलन की भी आवश्यकता महसूस होती है। तो इस तरह से जन आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1929 का लाहौर सेशन काफी मायने रखता है। दूसरा कहेंगे कि 1929-30 के दौरान जो विश्व आर्थिक मंदी आई थी, उसने ब्रिटेन जैसे देश ने अपने लिए एक आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति को परिभाषित किया था, जिसमें इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन था और एक्सपोर्ट का प्रमोशन था। और भारत जैसे देश जिस पर कि कोई विशेष उपबंध नहीं किए गए, विशेष प्रयास नहीं किए गए, तो यहाँ पर इंडिया वॉज एक्सपोज टू द चेंजेस इन द वर्ल्ड। और इस प्रयास में क्या हुआ, यहाँ पर बहुत जबरदस्त प्राइस राइज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। उसका परिणाम हुआ कि जन आंदोलन को प्रेषित करना पड़ा। ये जो क्वेश्चन था, इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि इस क्वेश्चन में 1930 के दशक की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि राजनीतिक बहिष्कार, आर्थिक कठिनाई और स्वशासन की तत्काल आवश्यकता के प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। ठीक है, तो तीन महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है। एक तो पूर्ण स्वराज की घोषणा, जो नेहरू रिपोर्ट के नकारने के बाद उभर कर सामने आया। दूसरा था महान आर्थिक मंदी, जिसका प्रभाव भारतीयों पर काफी पड़ा। तीसरा एक बहिष्कार की राजनीति, जिसने कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और ज्यादा जटिल रूप में प्रस्तुत करने पर बाध्य किया था, जो गांधी ने संरचनात्मक कार्यों के माध्यम से, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से एक बड़ा जन आंदोलन भारतीय जनराष्ट्रवाद के पक्ष में प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इसकी कड़ी के रूप में हम देखते हैं दांडी मार्च को, और फिर एक ऐतिहासिक जिसको हम लोग अभिनव विज्ञान आंदोलन बोलते हैं। इन सब एग्जाम्पल के साथ हमें इसे प्रस्तुत करना है। तो इन तीन महत्वपूर्ण फैक्टर्स में आप इसको देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैंने आपको कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, ये लाहौर की जो पूर्ण स्वराज की घोषणा है उसमें इसे लाएंगे हम लोग परिचय में। फिर उसके बाद आगे हम लोग कहेंगे कि विश्व आर्थिक मंदी, जिसका कि भारतीय जनता पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा था, इसी को हमने प्रस्तुत किया और जिसका अंततः दांडी मार्च के रूप में हम देखते हैं। ओके, फिर उसके बाद ब्रिटिश की जो दमनकारी नीति थी, उससे संवैधानिक विकास अवरुद्ध हो गया था। ठीक है, भारतीय एक बहिष्कार की राजनीति को अपना प्रमुख हथियार बनाने के लिए तैयार थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जिस प्रकार का राजनीति शुरू हुआ था और उसके बाद ये अंततः बहिष्कार की राजनीति तक पहुंच गया, उसी की परिणति थी कि एक व्यापक संतोष ने हमें क्या देखते हैं कि एक राष्ट्रवादी आंदोलन को तैयार कर दिया था। तो इस तरह से इन सब उत्तरों पर, इन सब चीजों पर हमें एक विशेष डिस्कशन प्रस्तुत करना है। सातवाहन वंश की धार्मिक नीतियों ने उनके शासन के दौरान वास्तुकला के विकास को प्रभावित किया। आंसर इसका जिस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्या है आंसर इस परिप्रेक्ष्य में? देखो, सातवाहन वंश का धार्मिक नीति उनके शासन के दौरान वास्तुकला के विकास को प्रभावित किया। अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करिए। आप सातवाहन वंश को देखते हैं, यहां पर बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रश्रय सातवाहन काल में दिखाई पड़ता है। उसी तरह से अमरावती स्तूप में भी हम जातक कला और स्तूप के निर्माण पर काफी प्रभाव देखते हैं। ठीक है,
तो सातवाहन काल की ये विशिष्ट उपलब्धियां रही है। फॉर्मेट जब इसका देखेंगे हम लोग, तो फॉर्मेट में सातवाहन काल पहली शताब्दी बीसी से लेकर के तीसरी शताब्दी एडी तक सातवाहन काल एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है, और उसी धार्मिक सहिष्णुता के परिप्रेक्ष्य में वास्तुकला के विविध रूपों का विकास हुआ है। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था, विशेषकर हीनयान विचारधारा को, जिसकी उसकी स्थापत्य कला में स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अजंता की गुफा देखिए, अजंता में 29 गुफाएं हैं, जिसमें कि 25 जो है वो चैत्य के रूप, 25 जो है विहार है, और फिर 4 चैत्य हैं। और इसमें भी जीवंत रूप काफी दिखाई पड़ता है, खासकर गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 16 में हम कई प्रकार के चित्रों को देखते हैं जो कि त्रिभंग से जुड़ा हुआ है। त्रिभंग मतलब 3 बोधिसत्व है। मरणासन राजकुमारी का चित्रांकन किया गया है जो जातक कथाओं पर आधारित था। इस प्रकार हम सातवाहन कला में इसे स्पष्ट रूप से देखते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं आगे कि नासिक और कार्ले की गुफाएं ये व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जो व्यापार और धर्म का संगम था। उनके काल में शिलालेख स्तंभों पर बौद्ध धर्म से संबंधित लेखन की परंपरा विकसित हुई थी। फिर बताएंगे कि सातवाहन ने ब्राह्मण धर्म को भी संरक्षण दिया था। हवन कुंड, वैदिक परंपराओं का पालन, आप जानते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जो नासिक अभिलेख है उसमें उसे एक ब्राह्मण कहा गया है। एक ब्राह्मण कहा गया है। तो इस प्रकार ब्राह्मण धर्म के संरक्षक के रूप में भी उसे हम देखते हैं, जबकि बौद्ध धर्म को अनुदान दिया गया था। इसलिए सातवाहनों का जो विशिष्ट उपलब्धि है उसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धार्मिक सहिष्णुता के रूप में से प्रस्तुत किया जाएगा। ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से था। वियतनाम युद्ध एक छोटे एशियाई देश के लोगों द्वारा तथाकथित सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका के हार के साथ समाप्त हुआ। वियतनाम युद्ध के कारण पर चर्चा करें और अमेरिका की हार के पीछे के कारणों का विश्लेषण करें। ऐसा बोला जाता है कि अमेरिकी सैनिक बंदूक की गोली से कम और सांप काटने से ज्यादा मरे थे। इतिहास में सबसे लंबी लड़ाई अफगानिस्तान के बाद सबसे बड़ी लड़ाई वियतनाम में हुई थी। तो भौगोलिक कठिनाइयां बहुत जबरदस्त थी अमेरिका के साथ। वियतनाम युद्ध में समस्या क्या थी, इस पर एक नजर देखिए। आप जानते हैं कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में जो अंतर्विरोध था वो पूरी दुनिया में खुलकर बोल रहा था। एक तरफ रूस और चीन का साम्यवादी चेहरा, दूसरी तरफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस का पूंजीवादी चेहरा। इस दोनों के बीच में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, नॉर्दर्न और सदर्न वियतनाम के बीच में इसी तरह का एक प्रतिरोध उत्पन्न हो गया था। तो इस पर हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में वियतनाम युद्ध एक छोटे से एशियाई देश द्वारा एक बहुत बड़ी महाशक्ति के पराजय के रूप में समाप्त हुआ था। ठीक है, और इसके हार के कारणों की भी हम लोग समीक्षा करेंगे। 1955 में वियतनाम युद्ध प्रारंभ हुआ और करीब 1975 तक 20 वर्षों तक लगातार एक युद्ध लड़ा गया था। एक तरफ वियतनाम का साम्यवादी जो उत्तरी भाग था और दूसरा तरफ जो दक्षिणी वियतनाम था जिसका अमेरिका और उसके सहयोगी देश समर्थन कर रहे थे। साम्यवाद के विस्तार के खतरे को देखते हुए अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। तो डोमिनोज प्रिंसिपल है, वियतनाम के संदर्भ में डोमिनोज प्रिंसिपल है कि
अमेरिका का एक डर जो वियतनाम को एक साम्यवादी देश बनने से रोकने पर था। ठीक है। दूसरा था शीत युद्ध का प्रभाव। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसके चलते अमेरिका को किसी हालत में वियतनाम को साम्यवाद के प्रचार से बचाना था। जिनेवा समझौता 1954 का हुआ और इसमें वियतनाम को अस्थायी रूप से दो भागों में बांटा गया। अमेरिका ने चुनाव करने की सहमति नहीं दी वियतनाम में, जिससे उत्तर वियतनाम में सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ हो गया था। और वियतनाम कांग्रेस का उदय, वियतनाम कांग जिसको बोला जाता है, दक्षिणी वियतनाम के भीतर साम्यवाद समर्थकों की गतिविधियों से गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी, जिससे अमेरिका ने बाहरी आक्रमण मानते हुए सैन्य हस्तक्षेप किया था, जबकि दक्षिणी वियतनाम में भी साम्यवादी ताकतें काफी सक्रिय थी। तो ये 4-5 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। तो मुख्य रूप से यह शीत युद्ध और साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का अंतर्विरोध है, ये जो सामने साफ साफ वियतनाम युद्ध में दिखाई देता है। उसके बाद देखिए अमेरिका के हार के कारण। देखिए अमेरिका के हार के कारण देखिए, वियतनाम जंगल गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में काफी निपुण थे, जबकि अमेरिकी सेना पारंपरिक युद्ध में लड़ रही थी। वियतनाम के जंगल, उसके पहाड़ी, काफी कुछ उसमें मददगार साबित हो रहे थे। वियतनाम कांग्रेस को बहुत जबरदस्त समर्थन था। ये जो कांग है वियतनाम का, स्थानीय ग्रामीण जनता को बहुत ही नैतिक और मानविक समर्थन था। किसी भी देश की हार और जीत इसी परिप्रेक्ष्य में होती है कि उसकी जनता कितनी मजबूती के साथ खड़ी रहती है। आज अगर अमेरिका ईरान से नहीं लड़ना चाहता है सीधे तौर पर, तो इसका मुख्य कारण यही है कि ईरान की जनता अपनी सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। राइट, इसलिए यहां पर वियतनाम कांग्रेस को देखते हैं काफी जबरदस्त समर्थन मिला था। फिर आगे देखिए, भूगोल और जलवायु। मैंने कहा था कि बहुत घने जंगल हैं और इस तरह से एक अमेरिकी के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट और असहज जलवायु था। यहां पर युद्ध लंबा खिंच गया, अमेरिकी जनता खुद ही विरोध में उतर आए। ठीक है, आर्थिक संसाधन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। घरेलू विरोध और मीडिया के प्रचार के चलते वियतनाम वॉर से अमेरिका को हटना पड़ा था। ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी काफी कमी थी। राजनीतिक इच्छा शक्ति के तौर पर देखें तो अमेरिकी नेतृत्व युद्ध को निर्णायक रूप से जीतने की रणनीति में बनाने में विफल रहे। ये लंबी प्रक्रिया चलती रही। अमेरिकी राजनीति का भी ये शिकार हो गई थी, जिसके कारण युद्ध में अमेरिका का हार होना तय था। निष्कर्ष यही है कि वियतनाम युद्ध ने यह साबित कर दिया कि केवल सैन्य शक्ति किसी देश के युद्ध में जीत का कारण नहीं हो सकता है। उसके लिए कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर काम करने की जरूरत होती है। सामरिक स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण होता है और इसमें देश की जनता का समर्थन किसी देश की हार और जीत के लिए काफी निर्णायक साबित होता है। इस तरह से उपनिवेशवाद और सैन्यवाद का खिलाफ लड़ने वाले देश के लिए वियतनाम युद्ध ने एक अच्छी प्रेरणा दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए। युद्ध के प्रारंभिक चरणों में जर्मनी की सफलता के क्या कारण थे? आप देखिए कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें पहला तो ट्रीटी ऑफ वर्साई पर चर्चा करेंगे आप। जो वर्साई की संधि है वो कितना असहज कर दिया था एक जर्मन संप्रभुता को। जिस तरह से उस पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए थे, किसी भी संप्रभु देश के लिए काफी खतरनाक था। तो वर्साई की संधि का चर्चा कर देंगे। दूसरा, अतिरेकवादी राष्ट्रवाद का विकास, जो अल्ट्रा नेशनलिज्म है
राष्ट्रवाद का विकास, ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि नाजिज्म और फासिज्म, सैन्यवाद, सब सामने दिखाई पड़ता है। तीसरा है राष्ट्रसंघ की असफलता। बड़े बड़े देशों के मामले में राष्ट्रसंघ बुरी तरह से फेल रहा था। चौथा है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। हिटलर, मुसोलिनी और जापान की साम्यवादी सरकार, जापान ने मंचूरिया पर, हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर, जापान इटली ने इथोपिया पर इन्वेड किया, और इस तरह से विश्व जनपद उसके इस महत्वाकांक्षा को रोकने में असफल रहा। पांचवा है विश्व आर्थिक मंदी, जिसने कि कई ब्लॉक क्रिएट कर दिए। ठीक है। और इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति, अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड। जर्मनी में हिटलर के सारे प्रोग्राम इंग्लैंड को सूट करते थे, तो अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ इंग्लैंड में आप देखिएगा काफी कुछ हिटलर को राइज करने का मौका दे दिया। लोकार्नो की संधि से आगे निकलिए, राइनलैंड का मिलिटराइजेशन देखिए, और अंत में पोलैंड पर हमला। ये सभी कारण थे। पोलैंड पर हमला जर्मनी को रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से काफी ज्यादा एडवांटेज था। जर्मनी ने सोवियत संघ से संधि करके फिलहाल अपने पूर्वी बॉर्डर पर सुरक्षित रखने की उसने कोशिश की, और फिर फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड को पहले झटके में ही मैप से साफ कर दिया था। तो जर्मनी की काफी इंपॉर्टेंस इस बात से है कि उनकी तकनीकी विकास, सैन्य प्रशिक्षण, लड़ाई की तैयारी पूरी थी, क्योंकि जर्मनी लंबे समय से इसमें लगा हुआ था, और जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उससे भी जर्मनी को काफी ज्यादा हेल्प मिला था। इसीलिए पहले ही चरण में फ्रांस को, हॉलैंड को और नीदरलैंड को, हॉलैंड को और बेल्जियम को इस लड़ाई में पराजित करके जर्मनी ने शानदार सफलता हासिल की थी। और लास्ट में एक क्वेश्चन है, देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व मुख्य रूप से भारतीयों द्वारा किया गया था, फिर भी कई विदेशियों ने भी इस आंदोलन की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योगदान का परीक्षण करना है आपको। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के, ये जो ह्यूम से लेकर के अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, विलियम वेडरबर्न, ये सब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और इन लोगों ने कांग्रेस के संगठनात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चार चार विदेशी कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस के संगठनात्मक विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण बात है वह है आप इसमें नाम ले सकते हैं CF एंड्रयूज का। ये दीन बंधु कहा जाता है। गांधी के साथ मिलकर के उन्होंने काफी बड़ा आंदोलन और संगठन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनी बेसेंट को आप काफी ज्यादा ग्लोरीफाई करेंगे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस, जो बाद में BHU बना, जिसने छात्र राजनीति को काफी महत्वपूर्ण रूप दिया, तो एनी बेसेंट के बारे में आप काफी डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। एनी बेसेंट
उन्होंने होम रूलिंग आंदोलन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन के दौरान जेल गए, जिसके विरोध में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। एनी बेसेंट प्रेसिडेंट रही कांग्रेस की 1917 कलकत्ता सेशन में। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से एक नई जागरूकता क्रिएट की थी। यह वही होम रूल लीग था जिसके बेसिस पर गांधी ने एक बड़ा जन आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। उसके बाद मीराबेन, जिसको आप लोग जानते हैं मैडलिन स्लेड के नाम से, जो विवेकानंद की प्रमुख सहयोगी रही थी, भारत में आध्यात्मिक चेतना, युवाओं की प्रेरणा में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। खासकर गांधी जी के अनुयायी रही थी और सत्याग्रह और खादी के बारे में उन्होंने काफी योगदान दिया। ठीक है, और फिर कुछ महत्वपूर्ण विदेशी संस्था जैसे कुछ प्रमुख भारतीयों ने विदेशों में रह करके काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, मैडम बीकाची कामा, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग और स्टुगर्ट में तिरंगा झंडा फहरा करके उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। गदर पार्टी, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, कई सारे विदेशी लोगों का समर्थन मिलने के बाद ही विदेशों में नरमपंथ या फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को काफी कुछ सहायता मिली थी। इस प्रकार इन विदेशियों ने यहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट थे जिसको आप बहुत आसानी से ड्राफ्ट कर सकते हैं इस पीडीएफ के साथ। तो फिर ये प्रैक्टिस सेशन के लिए क्वेश्चन था, आप खुद लिखने की कोशिश करिए इसको, और पॉइंट टू पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया उसी के बेसिस पर आप इसको ग्रास्प कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।